पास क्वेश्चन नंबर 8 पेज 1071। ओके, अच्छा भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी। जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करते हैं, उस सूरत में क्या होता है? देखिए, जब हम किसी बिजनेस को एक्वायर करेंगे ना, बिल्कुल अब ये वो डिस्कशन है जो आपने FR1 में नहीं पढ़ी भी। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन में ना, एक्वायर करने वाला जो एक्वायरर होता है, एक्वायरर में क्या ई आते हैं, ए आते हैं, ई आएगा मेरे ख्याल से, और एक होता है एक्वायरी। एक्वायर करने वाला, उसको हम कहते हैं पेरेंट, और एक्वायरी को हम कहते हैं सब्सिडरी। तो मिसाल के तौर पे, पेरेंट बॉट 100% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। जैसे PTCL ने, आपको पता होगा, पाकिस्तान में यूफोन के शेयर खरीदे। असल में यूफोन किसी की नहीं है, यूफोन PTCL की है। तो 100% नहीं, 90% भी खरीद सकते हैं। 50% से ऊपर खरीदते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? सब्सिडरी बन जाती है। नाउ इन PTCLs, अच्छा अब ना, एक बनेगी PTCL की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें PTCL के सॉफ्टवेयर आ रहे होंगे, PTCL के लाइसेंसेस आ रहे होंगे। एक बनेगी PTCL की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ इन PTCLs कंसोली, अच्छा बातें बड़ी आसान थी, कोई ऐसे नहीं देखना, बातें भी आसान। नाउ इन PTCLs कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, PTCL की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स ऑफ, इंटेंजिबल्स ऑफ, बोले 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 बोले, बोथ PTCL एंड यूफोन विल, बोले, अपीयर। डन, चले नोट कर लो। अब 1 मिनट पहले सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। सवाल की रिक्वायरमेंट बताएं जी। प्रिपेयर अ नोट ऑन इन द कंसोली फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2018। तो इसमें किस किस के फिर इंटेंजिबल्स हम शो करेंगे आज? पेरेंट के भी करेंगे और सब्सिडरी के भी करेंगे। अगर आप किसी कंपनी को खरीद लें और फिर इकट्ठे अकाउंट्स बनाने का सोचें, तो फिर उसमें किस किस के इंटेंजिबल्स आएंगे? दोनों के।
ओके, डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स ऑफ, नेट एसेट्स क्या होती हैं? इक्विटी। डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स स्लैश इक्विटी ऑफ सब्सिडरी ऑन, बोले बोले ऑन कौन सी तारीख? ऑन एक्यूजिशन डेट एंड प्राइस पेड बाय PTCL टू बाय सब्सिडरी। इस डिफरेंस का नाम क्या होगा? इज इक्वल टू गुडविल। ये आप गुडविल पे करेंगे, ये परचेज वाली गुडविल है, क्योंकि इसमें आपने अपनी नहीं बनाई, ये आपने सब्सिडरी को बाय किया है। तो एक और इंटेंजिबल नजर आया करेगा, उस इंटेंजिबल का नाम क्या हुआ करेगा? गुडविल। इंटेंजिबल्स में लाइसेंसेस, पेटेंट्स और गुडविल होगी। सादा सी बात देखें, सब्सिडरी की इक्विटी है 10 मिलियन और आपने इसको खरीदा 12 मिलियन में, तो बताएं गुडविल की मद में कितने पे किए? 2 मिलियन। ये जरा मतलब बता दें मुझे, इक्विटी क्या होती है? इक्विटी यानी कि इक्विटी होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो सब्सिडरी की जो इक्विटी है वो 10 मिलियन की है और आपने 12 मिलियन में सब्सिडरी को खरीदा। सब्सिडरी की पेमेंट के पैसे किसको दिए होंगे? एक मिनट रुकिए जरा, सब्सिडरी की पेमेंट के पैसे किसको दिए होंगे? नहीं, सब्सिडरी को तो नहीं दिए होंगे। PTCL ने यूफोन खरीदा तो यूफोन को तो नहीं पैसे दिए होंगे। भाई आपने बकरा खरीदा तो बकरे के मुंह में पैसे डालेंगे? प्लीज ऐसे तो ना करें ना। आपने गाय खरीदी है, गाय के मुंह में पैसे डालेंगे। आपने यूफोन खरीदे, यूफोन की दराज में पैसे डालेंगे? ऐसे तो ना करें। यूफोन के पुराने ओनर्स ढूंढेंगे कौन है जिन्होंने यूफोन बनाई थी। PTCL उनको पैसे देगी और कहेगी चलो निकलो इधर से, अब हम इसके मालिक हैं। तो याद रखिएगा, पैसे किसको, पेमेंट किसको दी जाती है? प्राइस पेड बाय PTCL टू बाय subsidiary. The price will be paid to the old owners of subsidiary. But leave it, ये कॉन्सेप्ट कंसोलिडेशन का, इसको कर लेंगे, समझ आ गई होगी आपको बात बकरे वाली मिसाल से। तो बकरा खरीदने, तो मुर्गी खरीदनी है तो जाके मुर्गी के मुंह में पैसे डाल के उसको चोरी करके घर नहीं लाना, मुर्गी का मालिक ढूंढना है। तो यूफोन खरीदनी है तो यूफोन के क्या ढूंढने हैं? मालिक। किसी ना किसी ने तो यूफोन बनाई होगी PTCL से पहले। सो द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस की स्पेलिंग गलत है हमारे, ये हालात चल रहे हैं हमारे। Difference between the equity of subsidiary on acquisition date and the price paid by PTCL to buy subsidiary will be a goodwill. तो intangibles के अंदर एक और ना एसेट आ जाएगा, goodwill। इसके लिए हम एक वर्किंग किया करेंगे, वर्किंग 1, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट इधर डालेंगे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग। किसकी? सब्सिडरी की। किसकी डालेंगे? सब्सिडरी की। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, सबर। इसको नेट एसेट्स भी कहे करेंगे, इसको नेट एसेट्स कह दिया करेंगे। इसका टोटल नेट एसेट्स होगा, इन दोनों का टोटल क्या होगा? क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। और इसको कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट मेड से। इसे कंपेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट। समझ आ गया? देखें कैसे। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल है 100, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग है 10, तो सब्सिडरी कितने की है? 110 की, और मैंने इसको खरीदा 112 में। मैं टी काउंट के लॉजिक नहीं बता रहा, कंसोलिडेशन में बताएंगे। मैं आपको वर्सेस वाली कैलकुलेशन समझा रहा हूं। डंडे का मतलब दरमियान में वर्सेस है ना। तो बोले कितने वाली चीज? आपको पता है ना, इक्विटी क्रेडिट टाइप चीजें, इक्विटी वगैरह क्रेडिट टाइप चीजें, तो उसको अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो किया करेंगे। और इन्वेस्टमेंट करना डेबिट टाइप चीज है, तो उसको अकाउंट की डेबिट साइड पे शो किया करेंगे। तो आप बोले 110 वाली सब्सिडरी मैंने कितने में खरीदी?
सो व्हाट इज द प्राइस पेड बाय मी फॉर गुडविल? तो 2 मिलियन मैंने गुडविल पे किया, ये 2 मिलियन की गुडविल नजर आने लग जाएगी मेरे नोट में, लेकिन अमोर्टाइज नहीं होगी, सिर्फ हर साल इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट हो। तो एक वर्किंग करेंगे हम। देखिए काम वैसे दिखवा लें मैकेनिकली, सारी चीज़ें कंप्यूटर लगवा लें, बाकी वो फिर कल करेंगे दूसरा टायर। नहीं नहीं भैया, अभी तो चल रहा है लेक्चर। ओके, नाउ लेट्स प्रूव हाउ इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। बैलेंस शीट कैसे बनती है? बैलेंस शीट कैसे बनती है? इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आई बहुत ज्यादा आते हैं लायबिलिटीज में, इतने चार आई आते हैं ना। एसेट्स, सो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस liabilities, so equity is equal to net assets. That's why इधर देखें, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग इसकी इक्विटी थी। शेयर कैपिटल का क्या मतलब होता है? सब्सिडरी का कितना सरमाया था और रिटेन्ड अर्निंग उसने कितना कमाया था आज तक। तो सब्सिडरी में वर्थ कितनी थी? 110। 110 वाली सब्सिडरी मैंने कितने में बाय की? 112 में। तो मुझे बताएं 110 वाली सब्सिडरी अगर मैं 112 में बाय करूं तो मैंने गुडविल की मद में कितने ज्यादा पैसे दिए? 2। और मैंने आपको साबित किया कि इक्विटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। इसको ब्रैकेट में लिख लें, क्या है ये? इक्विटी। ओके जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है, नंबर 1 तो हो गया ना, डिफरेंस बिटवीन ये इज गुडविल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मैस्थेड, स्पेलिंग गलत है मुझे बताएं, मैस्थेड पब्लिशिंग टाइटल एंड, बता देना
एंड कस्टमर लिस्ट, वो गुडविल की डिस्कशन ऊपर होगी ना, बस गुडविल की डिस्कशन ऊपर होगी। इधर देखें, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड मैसेज पब्लिशिंग राइटिंग एंड कस्टमर लिस्ट ऑफ subsidiary will be recorded at fair value in consolidated financial statements by parent। वजह बताएं। सब यूफोन की कस्टमर लिस्ट बनी हुई, यूफोन की ब्रांड नेम, यूफोन के पब्लिशिंग टाइटल, पेरेंट क्यों अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि हमारे लिए तो परचेज्ड है, हमारे लिए परचेज्ड है। जी बस 3, 15, 20 तक वापस आइए। ओके, R&D ऑफ, बोले ना, R&D ऑफ सब्सिडरी विल बी, वो जो जो ऊपर लिखा है, विल बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल एसेट ना, बताए ना, रिकॉर्डेड एज, ये मैंने फिक्रा ऐड किया था पिछले में, विल बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। आगे बोले हैं एट फेयर वैल्यू इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय, आर को भी, आर को भी फेयर वैल्यू पे लाएगा, रिसर्च को भी, क्योंकि इसके लिए तो पर चेज्ड वैल्यू है ना। ओके,
अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा आपने जो है वो तसल्ली से समझना है। इन तीनों को हम क्लोज करके एक एग्जाम्पल करने लगे। सब्सिडरी शेयर कैपिटल, सब्सिडरी शेयर कैपिटल ₹300, सब्सिडरी रिटेन अर्निंग्स ₹100। ठीक है, वी बॉट सब्सिडरी फॉर ₹600। हमने सब्सिडरी को बाय किया 600 पे। इधर देखें, अब आगे जरा 1 मिनट। At acquisition date, following data is also available. Sabar. Following data is also available. Number 1, subsidiary internally generated brand fair value was ₹30. Subsidiary R&D was not recorded, ये चलें was recorded at ₹10 in S books। क्यों in S books? क्यों बोलें, क्यों? एक्सेलेंट, ये 10 रुपए अच्छी वाली डेवलपमेंट है। ये 10 रुपए क्या है? अच्छी वाली डेवलपमेंट। हाउएवर फेयर वैल्यू वॉज, लेकिन जब हमने इसकी फेयर वैल्यू लगाई, हाउएवर फेयर वैल्यू वॉज ₹19। इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? ₹19। चलें नोट करें। कैलकुलेट गुडविल, गुडविल निकालनी है आपने, वो मैं निकलवाता हूं। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि when I will prepare the adjustment account, how it will appear? Watch here.
शेयर कैपिटल एक्सेलेंट 300, शेयर प्रीमियम वगैरह अवेलेबल नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग 100। बोले इट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, इट इज कॉल्ड एज बुक वैल्यू प्लस मैंने ऐड करवाया, इससे पहले मैं नेट एसेट्स बोल रहा था। बोले इट इज कॉल्ड एज नेट एसेट्स, 400 आर नेट एसेट, बट इट इज द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब मैं डालने लगा हूं इसमें रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस। नाउ व्हाट इज दिस रिवैल्यूएशन सरप्लस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एंट्री करने लगा हूं एक जर्नल एंट्री, कंसोलिडेशन में हम एंट्री पढ़ेंगे। मुझे कैरिंग अमाउंट बताएं इंटरनली जनरेटेड ब्रांड की। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड सब्सिडरी की अपनी जाती किताबों में कितने पे आ रहा था, कैरिंग अमाउंट बताएं। एक्सेलेंट, सब्सिडरी की इंटरनली जनरेटेड किताबों में ब्रांड आ ही नहीं रहा होता, कैरिंग अमाउंट इसकी क्या होगी, उसकी अपनी जाती किताबों में 0। कैरिंग अमाउंट क्या होगी, 0। और फेयर वैल्यू माय डियर, कैरिंग अमाउंट हो गई 0 ब्रांड की, और फेयर वैल्यू 30। एंट्री बताएं के ब्रांड डेबिट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पे रिकॉर्ड किया करेंगे। ये वैसे मैं बता रहा हूं कंसोलिडेशन में, असल में ना हम सब्सिडरी की जो चीजें बाय कर रहे हैं वो वर्थ वाली हैं। हम सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा करने लगे हैं। सब्सिडरी की इक्विटी 400 नहीं है, इसके पास 30 वाला ब्रांड भी है। सब्सिडरी की इक्विटी में क्या करने लगे हैं, जान पैदा करने लगे हैं। और आपको पता है इधर रिवैल्यूएशन सरप्लस आते होते हैं चीजों के, आपने FR1 पढ़ी हुई है, इक्विटी में आते हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो आज एक नई एंट्री देखें। देखो किसी का एसेट है, मैं अपनी किताबों में रिकॉर्ड करूं, क्या करूं, ब्रांड डेबिट खुशी क्रेडिट ही करूंगा ना, और क्या करूंगा, ब्रांड डेबिट खुशी क्रेडिट। अगले का एसेट मुझे मिल गया क्योंकि मैंने उसे 100% खरीद लिया। जब मैंने किसी को खरीद लिया तो उसका सब कुछ मेरा, वो खुशी कैसे रिकॉर्ड करूं, बोले। ब्रांड डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अगली एंट्री बताएं। सब्सिडरी किताबों में R&D कितने में आ रही है, 10, और मार्केट में कितने की है। कोई बंदा एंट्री बताए मुझे। R&D डेबिट या डी डेबिट, जो मर्जी, प्रोजेक्ट डेबिट, जो मर्जी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। R&D एसेट डेबिट, प्रोजेक्ट डेबिट, R&D एसेट डेबिट 9 से। कंसोलिडेशन पढ़ी हुई आपने पहले, हाँ पहले था। एक्सेलेंट, आपको तो समझ आ रही हैं चीजें। प्रोजेक्ट डेबिट कर दे 9 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 9 से। आप इस ब्रांड को और प्रोजेक्ट को ले जाए इंटेंजिबल के नोट में, इस ब्रांड को और प्रोजेक्ट को ले जाए इंटेंजिबल के नोट में, और सरप्लस को ले जाएं यहां पे। आप बताएं नाउ व्हाट इज सरप्लस एंड व्हाट इज सरप्लस 9। ठीक है, सरप्लस को ले गए यहां पे। अब मुझे बताएं व्हाट इज द नेट एसेट्स वैल्यू, 439, और मैंने कितने में खरीदी है, इन्वेस्ट कितना किया है, 600। तो मुझे बताएं मैंने गुडविल के मद में बैलेंसिंग, गुडविल के मद में कितने पैसे पे किए हैं, 160। क्योंकि मैंने सिर्फ उसके इक्विटी नहीं खरीदी, उसकी इक्विटी वाले सरप्लस वाली चीजें भी मैंने उससे खरीद ली हैं, क्योंकि मैंने 100% सब्सिडरी को बाय कर लिया। कोई थोड़ी थोड़ी समझ आई, इधर हाथ खड़ा करें। तो इक्विटी में क्या डाल दिया करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस। असल में सारे एसेट्स बुक वैल्यू पे पड़े हुए थे। मैं जब कंसोलिडेशन शुरू कराऊंगा तो उसकी लैंड का भी सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे, उसकी बिल्डिंग का भी सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं जब उसको 100% खरीद लिया तो उसका सब कुछ ही मेरा है। चलें जी, सवाल नोट कर लिया था तसल्ली से, या सवाल भी नोट करना है अभी। चलें सवाल नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया अभी तक। फ्रेश माइंड से दोबारा करते हैं सवाल। जी माय डियर,
कर लिया नोट सवाल? चलें अब सोल्यूशन की तरफ आए, व्हाइट बोर्ड पे फ्रेश करते हैं। सब्सिडरी शेयर कैपिटल इज 300 million, सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग इज 100 million, आई बॉट सब्सिडरी फॉर 600। चलें जी, इसका नाम हम कंसोलिडेशन में क्या रखा करेंगे? वर्किंग 1। और इस अकाउंट का नाम क्या रखा करेंगे? एडजस्टमेंट अकाउंट जी। शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पे आते हैं, बोलें कितना? 300। और रिटेन्ड अर्निंग 100। मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए उसको बाय करने के लिए? 600। We bought subsidiary for 600 at acquisition date, जिससे मैंने सब्सिडरी को बाय किया। फॉलोइंग डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल। सब्सिडरी का इंटरनली जनरेटेड ब्रांड किताबों में कितने में आ रहा था? बताएं जरा, सब्सिडरी का इंटरनली जनरेटेड ब्रांड किताबों में कितने में आ रहा था? 0। और उसकी फेयर वैल्यू बाजार में क्या? 30। अब मैंने कहा है कि कंसोलिडेशन डेट के ऊपर ये लाइन लिखवाई थी ना, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड of subsidiary will be recorded as at in consolidated। आप बता दें, मैंने इसे फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है। अब किसी का एसेट मैं लेने लगा हूं, किसी का एसेट मैं लेने लगा हूं, वो किसी की किताबों में कितने में आ रहा था? 0, लेकिन बाजार में कितने का बिक सकता था? 30 की एंट्री बताएं। ब्रांड डेबिट रिवैल्यूएशन 30। डन। अब इसको पोस्ट करें 30, और इधर ब्रांड आ जाएगा इंटेंजिबल के नोट में कितने पे? 30 पे। एक नई लाइन डल जाएगी, ब्रांड किसी का, हमारा ही चलो, क्योंकि सब्सिडरी हमारी बन गई। डन। R&D सब्सिडरी की किताबों में कितने में आ रही थी? क्यों ये 10 क्या होगी, क्या वजह होगी? ये अच्छी वाली डेवलपमेंट। कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी? कैरिंग अमाउंट किताबों में कितने पे आ रही है? वॉज रिकॉर्डेड, इधर लिखें, वॉज रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एसेट। ये देख लें जरा, वॉट रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल एसेट एट 10। अच्छी वाली डेवलपमेंट उसने कितनी की है? 10 की। ये पहली जनरल एंट्री होगी और दूसरी जनरल एंट्री। कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू 19 जी। प्रोजेक्ट या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितने से? 9 से। और रिवैल्यूएशन सरप्लस 9 से। एक और सरप्लस कितना आ गया? 9 का। टोटल 439। अच्छा, अब 439 वाली चीज मैंने कितने में ली? सस्ती मिली या ज्यादा पैसे देने पड़े? ज्यादा पैसे मैंने किस लिए दिए? क्योंकि उसका एक नाम है यूफोन का दुनिया में, इसलिए मैंने ज्यादा पैसे दे दिए। गुड विल कितना? 161। अच्छा, गुडविल का अकाउंट जो है ना, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो गुडविल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या अकाउंट है वो देखेंगे कंसोलिडेशन में। एडजस्टमेंट अकाउंट मैंने तो आपको बताया ही नहीं एडजस्टमेंट अकाउंट क्या। मैंने कहा ये सब वर्सेज है, ये वर्सेज है। 439 वाली चीज मैंने 600 में खरीदी। 161 गुडविल, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, इसलिए गुडविल एसेट है। डन। अच्छा जी, अब मेरा सवाल है आपसे कि व्हाट इज द book value of net assets and what is the fair value of net assets? It is called as book value of net assets. बोले, book value of net assets, book value, but it is called as fair value of net assets. Fair value of net assets.
So should I compare the fair value of net assets with investment or book value of net assets with investment? Fair value of net assets with investment. And watch this. What is the difference between book value and fair value? Revaluation surplus. वो इसके और इसके दरम्यान है. What is the difference between BV and fair value? Revaluation. BV plus revaluation surplus is always a fair value. So it is a methodology devised by people, जो लोगों ने बनाई है कि हम एक अकाउंट बना के देखा करें गुडविल क्या निकल रही है. Okay. Example number 2. Example number 2. पॉज करो. इन्वेस्टमेंट ₹900. Book value of net assets. Book value of net assets. ₹250. Internally generated brand of subsidiary. Fair value ₹130. अब गुडविल कैसे निकलेगी देखें जी, बताएं. What is investment? My dear, please. What is investment? 900. What is the book value of net assets? 250. This is only book value of net assets. Means share capital and retained earning. It is only book value of net assets. अच्छा जी. What is the journal entry? Brand debit. Carrying amount 0. Revaluation fair value surplus. Brand debit, revaluation surplus credit. Now what should I do? यहां घुसाऊं बेहतर, अच्छा नहीं लगेगा. यहां घुसाऊं फिर इसको काटूं, अच्छा नहीं लगेगा. यानी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग पड़ा रहने दें. ये शायद होगा शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग. यहां घुसा देता हूं रिवैल्यूएशन सरप्लस 130. सो व्हाट इज दिस नाउ? 3. मुझे ये ना कहिएगा सर ये 130 डब्बे में नहीं आया, उधर तो डब्बे में डाला था हमने, तो डब्बे में नहीं डाला. जानते हैं इसका नाम बता दें. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. आप बताएं 380 वाली चीज मैंने कितने में खरीदी? 900 में. तो गुडविल कितनी आ गई? 520. अब सुन लें मेरी बात. कंसोलिडेशन में वो शेयर कैपिटल रिटेनिंग दिया करेगा जब हम कंसोलिडेशन का चैप्टर शुरू करेंगे. IAS 38 में वो टाइम बच्चों का जाया नहीं करता. वो कहते हैं मैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट तुझे दे देता हूं, ज्यादा पंगों में ना पड़, बहुत टाइम लग जाता है इसमें. तो इस तरह अब हमारा सवाल आ रहा है. अब हम इस काबिल हो गए, हम अपने सवाल पे हाथ डालें.
ओके, सो प्लीज किसी तरह दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठाएं, क्या है ये बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ये क्या चीज है, कोई समझ आ रही है? यानी उसकी इक्विटी में जो जान थी वो थी 400, लेकिन कुछ चीजें उसने अपनी किताबों में फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड, क्योंकि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजों में मसला आता है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ब्रांड रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरनली जनरेटेड मैसेज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिसर्च रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ये मसले हैं जो कंसोलिडेशन के वक्त इनको किस पे लाना पड़ेगा? असल में इनको फेयर वैल्यू पे इसलिए लाना होता है कि जो पुराने ओनर सब्सिडरी के जा रहे होते हैं ना, वो कहते हैं कि सारी चीज़ों को फेयर वैल्यू पे लाओ, क्योंकि हमारे जाने के बाद तुमने हमारे ब्रांड एंजॉय करने हैं। इसलिए वो प्राइसेस बड़ी महंगी महंगी मांगते हैं। 600, ये 600 400 के बदले नहीं मांगा पुराने ओनर्स ने, वो ये 439 के बदले 600 मांगा है, 380 के बदले 900 मांगा है। बाकी हमें महंगा लग रहा है तो ना खरीदें, हमें कौन सा किसी ने कुछ कहा है। ओके, सो शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग को क्या कहते हैं? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। उसमें जब सरप्लस डाल दें तो इसे क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सो मैंने कितने में सब्सिडरी बाय की? 900 में। शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग गिवन नहीं थी। सो व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 250। इसमें सरप्लस डाला तो क्या आ गया? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को कंपेयर कर लें तो मैंने गुडविल कितने में ले ली? 520 में। अच्छा, एक और काम भी कर रहे हैं आईकैप, कभी कभी यहां फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे रहे हैं और फिर कह रहे कुछ एसेट्स की फेयर वैल्यू भूल गया था मैं, वो फिर इधर डाल के सरप्लस में दोबारा डाल दो। ऐसा भी तो कर सकते हैं, कुछ एसेट्स को फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी रख दे। तो अब जो सवाल कराने लगा उसमें ये काम है, उसमें एक दो एसेट का कुछ उसने कर लिया होगा और बाकी एसेट्स का मुझे इधर जाके डालना पड़ेगा सरप्लस। ठीक है, डन, खत्म हो गई बात। ये इतनी सारी मेहनत के बाद हमें पता चला कि 0.3 से लेके 0.8 तक हमारा पुराना वाला है, उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, और 0.2 सिर्फ नया वाला है, जिस 0.2 को समझने के लिए हमने इतना बड़ा स्यापा खोला था। ये 0.2 को हमने समझना है। क्लियर? अच्छा जी, अब आप ऐसा करें, पहला सफा छोड़ दें नोट के फेस के लिए, पहला सफा छोड़ दें नोट के फेस के लिए। ये कौन सा पेज है किताब का? 1071। कौन सा सफा छोड़ दें नोट के लिए? पहला सफा। दूसरे सफे पे मैं 0.1 की आपको कराऊंगा वर्किंग 1, दूसरे सफे पे मैं कराऊंगा 0.1 की वर्किंग 1। अच्छा, ओ रियलाइजेशन पहले से पढ़े हों, बड़ी लंबी बहसें हैं कंसोलिडेशन में, इसको तो एक एक दिन लग जाते हैं समझाने में। मैं तो सिर्फ हम इस वक्त एक लिमिटेड नॉलेज ले रहे हैं कंसोलिडेशन का, ताकि हम IAS 38 के पास पेपर जो हैं वो करने के काबिल हो जाएं। बाकी जब कंसोलिडेशन करके किसी दिन मुझे याद करिएगा, ये एडजस्टमेंट में पढ़ूंगा, आप हंसेंगे, आपके ये एडजस्टमेंट में इतना टाइम लगाया, ये तो हमें वैसे ही आ गई थी इसमें। तो ये कंसोलिडेशन पढ़ने के बाद तो इस पर वैसे ही टाइम नहीं लगना। ओके, जैसे IAS 38 में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन लिख रहे होते हैं नोट में, आप हंसते हैं क्योंकि आपको PPE का नोट आता है, और ओपनिंग एडिशन क्लोजिंग लिख रहे होते हैं, कहते हैं ये तो पता ही है चीजें। तो इसलिए ये एडजस्टमेंट भी बहुत ईजी है, लेकिन आफ्टर डूइंग कंसोलिडेशन, बट बिफोर डूइंग कंसोलिडेशन आई हैव स्पेंट 40 मिनट्स टू एक्सप्लेन कि ये है क्या एडजस्टमेंट। तो अच्छा, दूसरा सफा खोल लें। दूसरे सफे पे वर्किंग 1 करनी है रिवैल्यूएशन वाली। रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट याद है कोई? रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट जरा बनाएंगे आज रिवैल्यूएशन का। ये तो एक रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है, ये इसका अपना लाइसेंस है AL का, इसकी टेंशन नहीं है, AL का अपना लाइसेंस है। मैं आपको एक नई एडजस्टमेंट पढ़ाना चाह रहा हूं, ये जरा पढ़ते हैं, ये आप समझ आती है हमें। तो पहला सफा पूरा छोड़ दें, दूसरे सफे पे 6-7 लाइनें छोड़ दें और फिर वर्किंग लिखें। टी काउंट अभी मैं बनवाऊंगा आपको। ऑन 1 जुलाई 2017
वी एक्वायर्ड एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ मैंगो लिमिटेड। हमने मैंगो लिमिटेड कितनी खरीद ली? 100%। हमने मैंगो लिमिटेड कितनी खरीद ली? We acquired the entire shareholding of Mango Limited for 1950. For 1950. For 1950. Investment. For 1950. मैंने 1950 में क्या खरीद ली? मैंगो लिमिटेड पूरी की पूरी खरीद ली 1950 में। इन्वेस्टमेंट। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज 1745। भाई और एसेट्स भी होंगे ना, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, डेटर। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? 17। The fair value of net assets on acquisition date was 17। What is 1745? कुछ और सरप्लस नीचे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहां भी लिखूंगा बुक वैल्यू की जगह फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स। फ्यू, फिर उसमें अगर कोई मिसिंग है तो वो डालूंगा। सो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स? 17। लेकिन इसमें एक सॉफ्टवेयर भी मिल गया, उसको इंटेंजिबल के नोट में भी ले जाऊंगा, क्योंकि एस मेरी तो उसका सॉफ्टवेयर भी मेरा। बोले जो एस मेरी सब्सिडरी मेरी तो उसका सॉफ्टवेयर भी मेरा। डन। बाकी उसकी लैंड बिल्डिंग भी चीजें मेरी बनेगी, लेकिन वो तो पी के नोट में जाएंगे ना। सो टेल मी, कितने में मैंने एस को खरीदा? जब मैंने उसको खरीदा तो उसके एसेट्स में कितनी जान थी? इक्विटी दी है या उसके एसेट्स की जान दी है? उसने बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दी है या फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट दी है? कुछ को वो फेयर वैल्यू पे ले गया होगा, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स। फ्यू नेट एसेट्स कितनी? 250 की जगह 17। इसमें से 200 में एक और जगह ले जाऊंगा, वो इंटेंजिबल के नोट के मुंह पे ले जाऊंगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी फॉलोइंग इज ऑल्सो। ये चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई ऊपर डब्बे में, इस डब्बे में ये चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए इसने क्या लिखा है? इस। अब अगर आपने इन दोनों फिगर्स की कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू निकाल दी ना, पढ़ के तो मैं आपको मान जाऊंगा। इसकी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू कितनी है, ताकि इसका सरप्लस देखें। इसकी कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू बताएं, पढ़ के दोनों की मुझे कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू बता दें। अब भाई होगा आपका इम्तिहान कि आपने IS 38 सही तरह पढ़ा था या नहीं। IS 38 कहता है कुछ चीजें लेके जानी होती हैं P&L में, और कुछ चीजें जो 4 दिन से हम पढ़े हैं, और कुछ चीजें लेके जानी होती हैं बैलेंस शीट में। कैरिंग अमाउंट का लफ्ज बैलेंस शीट के लिए होता है, कैरिंग अमाउंट का लफ्ज P&L के लिए नहीं होता। In respect of acquisition of ML, following information is also available till acquisition date. Acquisition date से पहले ML incurred R&D cost of 80 million on product ABC. ML has not recorded the asset carrying amount because it did not meet the recording criteria. 80 धोखा है, 80 उसने एक्सपेंस में डाला है। मैंने जानबूझ के आपको जो एग्जांपल कराई है थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर किया आपको। वो कॉन्सेप्ट क्या था? वो कॉन्सेप्ट था कि सब्सिडरी की R&D रिकॉर्ड हो गई थी 10 पे। इसमें R की एक्सपेंस मैंने नहीं दिया था, मैंने आसानी की थी ताकि आप 10 और 19 को कंपेयर करें। लेकिन इधर क्या है? इधर धोखा। बच्चे ये टी समझ लेते हैं कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज एन अमाउंट विच विल अपीयर इन बैलेंस शीट, दैट इज कॉल्ड एज BV. सो दिस 80 is charged in expenses or appearing in balance sheet. So that's why the carrying amount is 0. So what is the carrying amount of R&D?
जीरो। सर फिर भी 80 का क्या करना है? वो 80 को सब्सिडरी P&L में लेके गई, सब्सिडरी की बैलेंस शीट में नजर ही नहीं आ रहा। However, on this date, AL estimated that fair value will be 95 million. On acquisition date, fair value of ML's customer list was assessed at 20 million. ये R&D वाला हमारा कॉन्सेप्ट कौन से? R&D वाला हमारा कॉन्सेप्ट था तीसरा, जिसमें मैंने कहा था R&D will be recorded as intangible at fair value. बुक वैल्यू से कंपेयर करने वो नहीं यहां मैंने लिखवाया था, वो तो नीचे प्रैक्टिस करवाई थी। और एक और कॉन्सेप्ट अभी उसने टेस्ट किया, इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट है। इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट ऑफ सब विल आल्सो बी रिकॉर्डेड एज एट फेयर वैल्यू। अच्छा मुझे बताएं, सेपरेट किताबों में क्यों R&D जीरो पे आ रहा है? सेपरेट किताबों में कैरिंग अमाउंट क्यों जीरो पे आ रही है? क्योंकि अभी तक रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट कह रहे हैं इसकी फेयर वैल्यू 95 है, खरीदने वाला कह रहे हैं। और सेपरेट किताबों में वो किस पे आ रही है? कस्टमर लिस्ट जीरो पे। हालांकि पेरेंट कह रहे हैं कि इसकी फेयर वैल्यू 20 है, तो कैरिंग वैल्यू जीरो, फेयर वैल्यू 20। अब मुझे बताएं जब मैं सरप्लस की एंट्री मारूंगा, तो इधर ऑल्सो लिखा हुआ था। ऑल्सो का मतलब है कि इस डेटे में भी कुछ फिक्रें शामिल, तो एक सरप्लस में डालूंगा R&D का 90 और एक सरप्लस डालूंगा मैं कस्टमर लिस्ट का, वो कितना? 20। उसके बाद सवाल तो कुछ भी नहीं है। ML ने बाद में खुद इस प्रोजेक्ट पे फिर काम शुरू किया। पेरेंट ने कहा, वो सब्सिडरी ने बाद में इस प्रोजेक्ट पे खुद काम किया। फिर तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर गया ना, अब तो वो नॉर्मल चीज है ना, मार्केट रिसर्च, डिजाइन, कॉस्ट, रिफाइनमेंट, ट्रेनिंग, ये तो देख लेंगे अब हम। उसके बाद क्या है? एज ऑन शकम जुलाई द फेयर वैल्यू ऑफ AL's ओन कस्टमर लिस्ट। वो AL की भी कोई कस्टमर लिस्ट है, इसका पता नहीं क्या करना है, ये आप ही मुझे बताएंगे। ये AL की अपनी है। ऑन यकम जुलाई 17 रिमेनिंग लाइफ ऑफ ऑल इंटेंजिबल्स वाज 10 years एक्सेप्ट गुडविल। गुडविल के अलावा बाकी सबकी लाइफ कितनी है? ML सोल्ड वन ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर, सब्सिडरी ने अपना सॉफ्टवेयर बेच दिया तो ठीक है। ग्रुप फॉलोज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द लाइसेंस, वेयर इज द कॉस्ट मॉडल फॉर अदर इंटेंजिबल्स। कोई मसला नहीं। एज ऑन 30 जून फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस वाज 350 million and goodwill was impaired by 20%. Okay, so let's start the question. मेरे सामने ना अभी ये वर्किंग खुली हुई है, इसलिए मैं आपको एक वर्किंग खोल के देने लगा हूं। शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग क्या होती है बोले? बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। जब इसमें सरप्लस डाल दें तो इसका नाम फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। दूसरे सफे पे आप 6-7 लाइनें छोड़ दें और 6-7 लाइनें छोड़कर मुझे वर्किंग करवाएं। अब ये एडजस्टमेंट अकाउंट वर्किंग 1 होगा या वर्किंग 2 होगा? वर्किंग 2 होगा ना। वर्किंग 1 तो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ लाइसेंस वाज इतने। तो ले जी, दूसरे सफे पे 6-7 लाइनें छोड़ के लिखें वर्किंग 2, और वर्किंग 2 का नाम क्या बताएं? एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट अपने जहन में सोचें। शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग विल बी इक्वल टू book value of net assets. When we will add revaluation surplus of all items, it will become this fair value of net assets will be compared with in that will give me goodwill. On साल का पहला दिन we acquired 100% shareholding for 1950. So please tell me the amount of investment. कितना? 1950 मिलियन में मैंने सब्सिडरी को खरीद लिया।
fair value of net assets appearing already in ML books on acquisition date are as, हो सकता है सॉफ्टवेयर उसने फेयर वैल्यू पे रखे हो, कोई भी वजह, सॉफ्टवेयर वगैरह और अदर नेट एसेट्स वगैरह कितने क्या आ रहे थे 1745। ओह ये अकाउंट तो मैंने खुला रखना था, चलिए खैर है। जी बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी थी? नहीं, इस सवाल की 250 और सरप्लस कितना डाला था 130, तो टोटल क्या हो गया था 380। ये क्या था फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, ये तो वैसे ही मैं कह रहा हूं। अच्छा अब आप हजरात ऐसा करें कि अपने मेन सफ़े के ऊपर आ जाएं, पहले सफ़े पे, और पहले सफ़े पे वो नाम शाम आप दे देंगे वो मुझे पता है। एक लाइसेंस की जगह छोड़ दें। लाइसेंस की जगह क्यों छोड़नी है? लाइसेंस की जगह इसलिए छोड़नी है कि वो मैंने पॉइंट 1 अभी छोड़ा हुआ है ना, अभी क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा फिर वो देखेंगे पॉइंट करवा सके या नहीं। दूसरा क्या है हमारा इंटेंजिबल आज आया है मेरे भाइयों, सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अभी निकला है, जो मेरा सॉफ्टवेयर है या मैंने किसी के पूरे बिजनेस को खरीद लिया, उसकी वजह से उसका सॉफ्टवेयर भी मेरा हो गया। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग में के बाद क्या आता है एडिशंस सेपरेटली पर एक्वायर्ड लिखा करते थे FR1 में, सेपरेटली एक्वायर्ड लिखते थे, ठीक है, जिस तरह आप लोग उसमें लिखते थे सेपरेटली एक्वायर्ड, इंटरनली जनरेटेड। सेपरेटली एक्वायर्ड के बाद लिखते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनली जनरेट। कोई नई लाइन आई एडिशंस के अंदर? क्या नई लाइन आई? बिजनेस कॉम्बिनेशन, के बिजनेस कॉम्बिनेशन के जरिए कितने एसेट खरीदे हमने, और उसके बाद फिर कितने इंटरनली जनरेट किए। अब बता दें एसेट खरीदने के कितने तरीके हैं? 3। नंबर 1, बाजार से जाके अपने लिए सॉफ्टवेयर खरीद लें, या सॉफ्टवेयर खुद बना लें इंटरनली जनरेट, या किसी का पूरा बिजनेस खरीद लें तो उसमें फिर उसके जो भी एसेट आए वो मेरे हैं। तो FR1 से बढ़ के अगली लाइन कौन सी नई आई? बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। अब बताइए जी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है? क्योंकि नीचे ऑल्सो लिखा हुआ है तो इधर मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स। शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग वगैरह मुझे नहीं पता क्या है। फेयर वैल्यू ऑफ फ्यू नेट एसेट्स 200 प्लस is equal to, but where the 200 will go and where the 1545 will go? 1545 हो सकता है लैंड बिल्डिंग वगैरह हो, वो पीपी में जाएंगे, कैश भी होगा वैसे और भी चीजें होंगी, लेकिन where the 200 will go? एडिशन हुई है इस साल, हमने इस साल चलाया बिजनेस खरीदे तो उसका सॉफ्टवेयर हमारा बन गया। ये अब हम सब्सिडरी के एसेट्स डाल रहे हैं या उसके एसेट्स डाल रहे हैं? अपने सब्सिडरी के जो अपने बन गए हमारे। 1545 क्यों नहीं लेके आया मैं? उधर डाल दिया, इधर क्यों नहीं डाला 1545? बताएं। क्योंकि वो अदर नेट एसेट्स हैं, वो सॉफ्टवेयर नहीं है। वो हमें नोट किसका मांगा हुआ सिर्फ? तो क्या मैंने उसके इंटेंजिबल्स खरीदे होंगे या टैंजिबल्स भी खरीदे होंगे, बायोलॉजिकल एसेट भी खरीदे होंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज भी खरीदी होंगी, सब कुछ खरीदा होगा। आज हमने तरीका देखा कि अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल है तो उसको ब्रैकेट में दो तीन चीजें अगर गिवन है उनको ब्रैकेट में जमा करके आप उसको लिख लें 1745। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज
ऑल्सो मीन्स इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ये इसमें शामिल नहीं है, ये ऑल्सो अवेलेबल है। आप बता दें इस इंफॉर्मेशन का क्या करना हुआ करेगा, इस इंफॉर्मेशन को वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे, इसकी कैरिंग अमाउंट देखेंगे, फेयर वैल्यू देखेंगे और सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा करेंगे, सब्सिडरी की इक्विटी में जान पैदा करेंगे, क्योंकि पुराने ओनर्स की ये रिक्वेस्ट होती है कि सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे लाओ, हमारे जाने के बाद तुमने मजे करने, ये हमारी चीजें हैं। टिल एक्विजिशन, साल के पहले दिन तक एमएल ने R&D 80 मिलियन की है, व्हाइट कोट वालों को लैब में दिए 80 मिलियन, लेकिन उनकी किताबों में ये नजर नहीं आ रहे थे, उनकी किताबों में ये नजर नहीं आ रहे थे। जर्नल एंट्री जी, कैरिंग अमाउंट 80, कैरिंग अमाउंट इज नॉट 80, कैरिंग अमाउंट इज 0 बिकॉज अभी तक उन्होंने इसको अपनी किताबों में रिकॉर्ड, और फेयर वैल्यू 95। जनरल एंट्री बताएं क्या बनेगी, बोलें 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 बिस्मिल्लाह पढ़ के। प्रोजेक्ट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 95 से। जनरल एंट्री नंबर 1 होगी और जनरल एंट्री नंबर 2। जी, कैरिंग अमाउंट बताएं कस्टमर लिस्ट की, 0। किसकी कस्टमर लिस्ट है, एमएल की ना, सब्सिडरी की, तो उसकी कस्टमर लिस्ट उसके लिए तो इंटेंजिबल नहीं थी, इसलिए सवाल ने बताया नहीं हुआ कि उसकी कैरिंग अमाउंट 0 है। लेकिन एमएल्स कस्टमर लिस्ट, एमएल्स की बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही थी, 0। और फेयर वैल्यू कितना, 20। सरप्लस की एंट्री करवाएं, कस्टमर लिस्ट डेबिट 20। चलें जी, एंट्री पोस्ट करवाएं। एंट्री पोस्ट कराएं, मैं कह रहा हूं एंट्री पोस्ट करवाएं। एक मिनट पहले मुझे पोस्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट डेबिट 95 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है ये डेटा उसने नहीं डाला हुआ था। अगली एंट्री करवाएं, अब तो डबल एंट्रीज हो रही हैं, अब तो आप रिलैक्स हो गए हैं। कस्टमर लिस्ट की एंट्री करवाएं, कस्टमर लिस्ट डेबिट कितने से, 20। और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, 20 से। क्या एंट्रीज नहीं नोट की, कर ली। ओ पुत्र, जगह खत्म कर छेड़ी तू, क्या करेगा आप, घर जाके दोबारा नोट करोगे जगह। ओहो, अभी तो और भी इंटेंजिबल आने हैं हमारे, गुडविल भी आनी है और भी आने हैं। आपकी भी जगह खत्म होगी। चलो ठीक है, अब घर जाके फिर फ्रेश नोट कर लेना, मुझे भी शायद पहले बता देना चाहिए था। अच्छा आगे चलें भाई, आप बताएं बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले इसका सब टोटल करें। 1860। Now I can say this 1860 is fair value of all net assets या few net assets, fair value of all net assets। जहां इन्होंने हमें 2 नए एसेट दे दिए, वहां एक
तीसरा नया एसेट भी तो मैं निकालूंगा, गुडविल। गुडविल को भी तो नोट में लेके जाना है। चलें जी, गुडविल बैलेंसिंग। नहीं, पहले मुझे उर्दू में बताया ना, कितने वाली चीज कितने में खरीदी? 1860 वाली चीज 1950 में खरीदी। तो गुडविल की मद में कितने पैसे दिए? 90। एंट्री पूरी करें। एंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट एंड गुडविल डेबिट। कितने से? 90। बिजनेस कॉम्बिनेशन। सॉफ्टवेयर किसका है ये? एस का। प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? एस ने। उसने अपनी किताबों में रिकॉर्ड 0 पे किया था और 80 एक्सपेंस में डाला था। तो मैं बैलेंस शीट में किस पे ले गया इसको? 95 पे। कस्टमर लिस्ट किसकी है ये? सब्सिडरी की। और गुडविल भी सब्सिडरी की। ये सारी चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। इसलिए किसके एसेट्स मेरे अपने एसेट्स बन जाएंगे? सब्सिडरी के एसेट्स मेरे अपने एसेट्स बन जाएंगे। अच्छा जी, अब मैं वो रिवैल्यूएशन की वर्किंग्स आपको रिवाइज नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि इस लाइन के अंदर रिवैल्यूएशन का डाटा दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको रिवाइज नहीं कराना चाह रहे अभी आप मुझे बताएं कि मैंने प्रोडक्ट एबीसी पे और काम शुरू कर दिया। प्रोडक्ट का नाम एबीसी है, वो देख लें, वही वाली प्रोडक्ट है। अब सब्सिडरी ने इस पे और काम शुरू कर दिया है, और अल्लाह का शुक्र है अब तो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया भी पूरा हो गया हुआ है। लेकिन अब हो क्या रही है? मार्केट रिसर्च। अब जरा जल्दी से सी और ई लिखते हैं। कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सी चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अच्छा, अब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका कंसोलिडेशन का। अब तो नॉर्मल सारी चीजें शुरू हो गई हैं। सवाल दोबारा ठंडा हो गया है। हाँ जी भाई, क्या निकली है? 70। ओ वेल डन। और किसी ने निकाली हो 70? भाई आपने भी 70 निकाली है। 70 मार्केट रिसर्च। चाहे अच्छी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, तो रिसर्च है ना अपनी जात में, तो रिसर्च कहां जाएगी? एक्सपेंस में। प्रोडक्ट डिजाइन, बस डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन ही तो असल में डेवलपमेंट है। और क्या डेवलपमेंट होगी? ये कैपी। कॉस्ट ऑफ पायलट प्लांट। 3 लफ्ज पढ़े थे पायलट प्लांट के बारे में। पायलट प्लांट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। बस कॉस्ट से मुराद मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन ऑफ पायलट प्लांट है, एंड नॉट ऑफ अ स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन। तो ये पीपी फिर नहीं है, ये क्या है? डेवलपमेंट की एग्जांपल्स में पढ़ा था।
अच्छा ये तो खर्चे आप नॉर्मल है ना, इसको नॉर्मल तरीके से डील करें। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्ट से पहले प्रोडक्ट की रिफाइनमेंट, यानी जो प्रोजेक्ट में मैं एबीसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ उसको रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट होती है चीज़ की तराश तराश करना ताकि हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो भी अब ये कहीं डेवलपमेंट की एग्जाम्पल्स में तो नहीं है, ये तो जनरल अकल लगानी पड़ेगी कि रिफाइन करना चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है। स्टाफ ट्रेनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट विल नेवर गो टू कैपिटलाइज। अच्छा जो 6 रुपए को नहीं भी डालेगा उसके आगे अमोर्टाइजेशन और उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो जब वर्किंग शो करेंगे एग्जामिनर 6 के आधे मार्क्स काट लेगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसने जो है अगर आपने गलती की हुई तो 6 के आधे पूरे मार्क्स काट लेगा। टेस्टिंग टेस्टिंग ट्रायल रन एंड सैंपल प्रोड्यूस करना, ये सारी चीजें याद रखिएगा जिंदगी में कैपिटलाइज कीजिएगा। लॉन्चिंग कॉस्ट क्या होगी? लॉन्चिंग एडवर्टाइजमेंट, लॉन्चिंग का खर्चा एडवर्टाइजिंग होगा। अच्छा ये प्रोडक्शन का खर्चा दीवाने ने जिंदगी में पहली दफा दिया है, प्रोडक्शन का खर्चा। अच्छा इसका ना सोल्यूशन ना देखिएगा वर्किंग वन का, ये जो वर्किंग मैंने की है टी काउंट, ये इसी से देखिएगा, किताब वाला सोल्यूशन ना देखिएगा, ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है जो टी काउंट मैंने बनाया है। प्रोडक्शन, उसकी तस्वीर भेज दो भाई जरा। प्रोडक्शन एंड लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्शन और लॉन्चिंग, ये आईकेएम ने पहली दफा बोंगी मारी। प्रोडक्शन का खर्चा तो फैक्ट्री में होता है जाके, ये इनटेंजिबल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये आपकी जो प्रोडक्ट अब आपने प्रोड्यूस करनी शुरू की है। प्रोड्यूस चीजें तो कहां करते हैं? फैक्ट्री में। प्रोड्यूस चीजें कहां करते हैं? फैक्ट्री में। तो डेट्स वाई ये तो कॉस्ट ऑफ सेल टाइप को खर्चा है, इसलिए इसको क्रॉस कर दें। और वैसे भी इसमें लॉन्चिंग पड़ा हुआ था, वो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट है। आप बताएं कि हम क्या क्या करके आएंगे पेपर में। वर्किंग नंबर 3, जी वर्किंग 3 में बताएं कॉस्ट क्या होगी। हाँ जी भाई सरोमैर से पूछो किस रूम में आने, जल्दी जाके मुझे बताओ, जल्दी जाओ जरा। 12 प्लस मैंने किस रूम में आना है, वो कहते हैं मिलना है। 12 प्लस 48 प्लस 6 प्लस इज इक्वल टू 70। नया इंटेंजिबल बनाऊं या इसी में कहीं फिट करूं? इसी में कहां फिट करें? प्रोजेक्ट, बल्कि प्रोजेक्ट की जगह अच्छा नाम है प्रोडक्ट एबीसी, उन्होंने जो नाम रखा हुआ है प्रोडक्ट एबीसी, यहां पे फिट करें। क्या इंटरनली जनरेट या बिजनेस कॉम्बिनेशन? अब उसी में एडिशन हो रही है ना, सॉर्ट ऑफ। डन। आगे चलें जी। साल के पहले दिन एएल ने अपनी कस्टमर लिस्ट की भी अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यू लगवा ली है, वो 35 मिलियन है। अच्छा साल के एंड पर किसने किसने एएल ने अपनी कस्टमर लिस्ट की भी फेयर वैल्यू लगवा ली है, उसका बताएं क्या करें? लिखें ये तो पेरेंट की अपनी कस्टमर लिस्ट है, ये नहीं आएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो पेरेंट की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो लिखें पेरेंट की अपनी कस्टमर लिस्ट तो नहीं आएगी ना इसकी किताबों में। ये परचेज है या खुद बनाई हुई है? पेरेंट ने खुद बनाई हुई है। ये तो पेरेंट की अपनी बनाई हुई कस्टमर लिस्ट है, ये तो नहीं किताबों में आएगी। ठीक है रहने देते हैं होमवर्क आज, बस कल फिर होमवर्क दे देंगे। ठीक है ओवर करें।